Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट मोशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी के कुछ न्यूमेरिकल्स. सो कमिंग टू आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल, द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज थ्री ऑब्जेक्ट्स. Object A is a solid sphere, object B is a thin circular disc and object C is a circular ring. Each has the same mass capital M and radius capital R. They all spin with the same angular speed omega. They're about their own symmetry axis. तो तीन ऑब्जेक्ट्स हमें दे दिए हैं. एक सॉलिड स्फीयर है, एक थिन सर्कुलर डिस्क है और एक सर्कुलर रिंग है. तीनों का मास सेम है, तीनों का रेडियस सेम है और तीनों सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा से अपनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अराउंड स्पिन कर रहे हैं. द अमाउंट्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट वुड सेटिस्फाई द रिलेशन. तो तीनों को रोकने में कितना काम करना पड़ेगा, वो रिलेशन क्या होगा कि किस में ज़्यादा काम करना पड़ेगा और किस ऑब्जेक्ट को रोकने में कम काम करना पड़ेगा. तो इसका रिलेशन हमने निकालना है. तो हमने ये ध्यान रखना है कि तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, एक थिन सर्कुलर डिस्क है और एक सर्कुलर रिंग है. तीनों का मास सेम है, रेडियस सेम है और एंगुलर स्पीड सेम है. तो तीनों जब स्पिन करेंगे तो तीनों के पास एक एंगुलर या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी. तो तीनों के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी और इससे पहले हम पढ़ चुके कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है. तो जितनी इनके पास काइनेटिक एनर्जी है तो वो काइनेटिक एनर्जी डिसाइड करेगी हमें कितना काम करना पड़ेगा इन तीनों को रोकने के लिए. मीन्स सॉलिड स्फीयर की जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी तो उतना उसे वर्क हमें करना पड़ेगा उसको रोकने में. जितनी थिन सर्कुलर डिस्क की होगी और जितनी सर्कुलर रिंग की होगी तो उसके हिसाब से हमें उनको रोकने के लिए उतना वर्क करना पड़ेगा. दैट मीन्स अगर हम उनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज की रेशो निकाल लेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि किस में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, किस में कम. सो कमिंग टू द सोल्यूशन, फर्स्टली जैसा कि मैंने आपको बोला कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग अ रोटेशनल मोशन क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. जहां पर आई जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी और ओमेगा है एंगुलर स्पीड. तो जैसा कि हमें दिया गया है कि ओमेगा तीनों का सेम है तो एंगुलर स्पीड तो तीनों केसेस में सेम है. इसका मतलब वर्क डन जो है वो इक्वल है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के. तो हाफ भी एक कांस्टेंट और ओमेगा भी तीनों के लिए कांस्टेंट है. इसका मतलब वर्क विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. दैट मीन्स किस बॉडी को कितना काम करके रोकना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे. तो हम तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशो निकाल लेते हैं. तो वर्क डन ऑन बॉडी ए इज टू वर्क डन ऑन बॉडी बी इज टू वर्क डन ऑन बॉडी सी. तो तीनों की रेशो जो है वो डिपेंड करेगी तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर इज 2/5 mr स्क्वायर. At the same time, moment of inertia of a thin circular disk is given by half mr square. तो इनके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज बेटा टेबुलर फॉर्म में हमारी बुक्स में दे रखी हैं. तो वी हैव टू रिमेंबर देम आउट. तो हमें थोड़ा सा उनको याद करना पड़ेगा. और हमारा तीसरा जो हमारे पास बॉडी थी वो है सर्कुलर रिंग. तो सर्कुलर रिंग की हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टू थिन सर्कुलर डिस्क का और फिर सर्कुलर रिंग का. तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम रेशो कर लेते हैं. तो हमारे पास रेशो से हमारे पास आ जाता है 2/5 mr स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया. इज टू 1/2 इज टू 1. तो इसके अंदर हम सभी को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 4 इज टू 5 इज टू 10. तो 4 इज टू 5 इज टू 10 हमारे पास रेशो आ गई. दैट मीन्स हमारे को जो थर्ड बॉडी है हमारी उसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उससे कम काम करना पड़ेगा बी बॉडी को और उससे कम काम करना पड़ेगा ए बॉडी को रोकने के लिए. तो डब्ल्यू सी विल बी ग्रेटर देन डब्ल्यू बी विल फर्दर बी ग्रेटर देन डब्ल्यू ए. तो डब्ल्यू बी ग्रेटर देन डब्ल्यू सी ग्रेटर देन डब्ल्यू बी ग्रेटर देन डब्ल्यू ए. तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन. तो थर्ड ऑप्शन हमारी राइट ऑप्शन है. सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a solid sphere is in rolling motion. In rolling motion a body possesses translational kinetic energy as well as rotational kinetic. तो अब ये रोलिंग मोशन में है तो रोल डाउन कर रहा है. तो रोलिंग करते हुए बॉडी रोटेट भी कर रही होती है और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही होती है. तो उसके पास दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल. तो उसमें रेशो पूछी गई है KT इज टू KT प्लस KR. मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू
टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, क्योंकि KT प्लस KR जो हो गया वो टोटल ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी निकालने के तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आ जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हाफ mv², और वहीं पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इससे पहले भी हमने देखा, अभी मैंने आपको दिखाया कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू KT प्लस KR, तो KT की वैल्यू है हाफ mv² और वहीं पर KR रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वैल्यू है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इधर से क्या आ गया, हाफ mv², तो आई इन केस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का भी पिछले में भी हमने देखा, पिछले क्वेश्चन में भी 2/5 mr² होता है। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 2/5 mr²। यहाँ पे मास स्मॉल m से डिनोट किया गया है और रेडियस स्मॉल r से, और वहीं पे ओमेगा एंगुलर स्पीड की एक और रिलेशन होता है लीनियर स्पीड या वेलोसिटी से, तो वो होता है v/r। तो ओमेगा इज इक्वल टू v/r और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, हाफ mv² रह गया प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो v²/r² आ जाएगा, तो r² विल बी कैंसिल आउट बाय r², तो यहाँ पर रह जाएगा 1/5 mv²। तो 1/2 mv² प्लस 1/5 mv² इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो इसको हम सम अप कर लेते हैं, तो सम अप करके आ जाएगा 7/10 mv²। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई 7/10 mv²। इसको हम लिख सकते हैं 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 mv²। तो इसको लिखा जा सकता है 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 mv²। और हमने क्या देखा कि जो हमारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हाफ mv²। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू KT प्लस KR विच इज फर्दर इक्वल टू 7/5 KT। तो बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 7/5 टाइम्स KT है। तो अल्टीमेटली हमने रेशो किसकी निकालनी है, हमसे रेशो पूछी गई है KT इज टू KT प्लस KR। तो हमने ये रिलेशन निकाला KT प्लस KR इज इक्वल टू 7/5 KT। तो हम ये 7/5 को इधर ले जाएंगे और KT प्लस KR को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो KT डिवाइडेड बाय KT प्लस KR आ जाएगा, 5 उधर न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 7 डिनोमिनेटर में, तो 5/7। सो द रेशो ऑफ KT बाय KT प्लस KR आ गया 5/7। तो हमारे पास 5/7 मीन्स द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। तो सेकेंड ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तो अगला न्यूमेरिकल हमारा है द मोमेंट ऑफ फोर्स F एट 2, 0, -3 अबाउट द पॉइंट 2, -2 इज गिवन बाय। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालनी है, जो फोर्स इस पॉइंट पे लग रही है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दे रखा है हमें, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के जहां पे फोर्स लग रही है वो है 2, 0, -3, और इस फोर्स का मोमेंट निकालना है एक पॉइंट पे जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2, -2। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट वेयर इट्स मोमेंट इज रिक्वायर्ड। तो जिसका मोमेंट जिस पॉइंट में निकालना है उस पॉइंट की एप्लीकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से दूरी, तो इन दोनों की दूरी हम निकाल लेंगे और उस फोर्स को उस दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस पॉइंट से अगर हम इसको r ले लेते हैं और इसको r0 ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू r माइनस r0 मल्टीप्लाई बाय एफ वेक्टर। तो वेक्टर प्रोडक्ट हमारा होता है टॉर्क, क्योंकि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारे पास ये वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो r माइनस r0 निकाल लेते हैं। r हमारा पॉइंट कौन सा है, r पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लग रही है, वो है उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है 2 जो i x के डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा 2 i यूनिट वेक्टर प्लस 0 j यूनिट वेक्टर माइनस 3 k यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास ये आ गया r हमारा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे फोर्स लग रही है, और इसकी दूरी कहाँ से निकालनी है, इस पॉइंट से। तो -2 i कैप -2 j कैप -2 k कैप, तो इन दोनों की दूरी आ गई। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 2 - 2 0 i -2 और ये माइनस हो गया प्लस हो गया, तो +2 j कैप -3k और +2k, तो ये -k कैप आ गया। तो ये r माइनस r0 मतलब ये दूरी आ गई उस पॉइंट की जिस पॉइंट पे हमने मोमेंट निकालनी है फोर्स की। तो इसका मतलब इससे हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, r माइनस r0 वेक्टर इंटू एफ वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ये 3x3 की मैट्रिक्स बन गई i j k एंड 0 2 -1, और फोर्स की वैल्यू हमारे पास है, फोर्स की वैल्यू हमें दे रखी है 4i + 5j - k मतलब 4 5 -
6। तो हमारे पास 4 5 माइनस 6 वैल्यू आ गई, तो 4 5 माइनस 6। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना आता है, इसका प्लस आई मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू माइनस 6 माइनस 5 इंटू माइनस 1, देन माइनस जे 0 इंटू माइनस 6 माइनस 4 इंटू माइनस 1, और प्लस के कैप 0 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई माइनस 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 8 के कैप। तो ये हमारे पास टॉर्क आ गया। तो हमने टॉर्क ही निकालना था। टॉर्क की वैल्यू माइनस 7 आई माइनस 4 जे माइनस 8 के माइनस 7 आई माइनस 4 जे माइनस 8 के। सो द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। सो अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज from a uniform circular disk of radius capital R and a mass 9 m, a small disk of radius r by 3 is removed as shown in the figure. The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through the center of the disk is 4 options are given. तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक बड़ी डिस्क है जिसका रेडियस है कैपिटल R और इसका मास है 9m। इस डिस्क में से एक छोटी सी डिस्क कट कर ली जाती है जिसका रेडियस है r/3, और अब ये जो रिमेनिंग डिस्क है, मतलब ये डिस्क जिसमें से ये पोर्शन कट कर दिया गया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से निकलती हुई और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। परपेंडिकुलर प्लेन का मतलब ये हमारी स्क्रीन से बाहर आती हुई एक परपेंडिकुलर एक्सिस होगी। तो स्क्रीन से बाहर आती हुई हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस होगी इसकी, और सेंटर से पास करी होगी। इसके अराउंड इस रिमेनिंग डिस्क का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका सोल्यूशन हम ऐसे प्रोसीड करेंगे, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस गिवन एक्सिस हम निकाल लेंगे पूरी डिस्क का, जब इसमें से कोई पोर्शन नहीं कट किया गया। उसके बाद ये कट पोर्शन का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे अबाउट दिस गिवन एक्सिस, इसी गिवन एक्सिस के अराउंड, इसके अराउंड। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो पहले वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस डिस्क का अगर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा। तो इसका मैं एक थ्योरम का यूज करूंगा, उस थ्योरम का नाम था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती थी कि एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वो कैसे होता है कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर निकाल लो, प्लस कर दो इसके मास इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। तो अगर इस एक्सिस के अराउंड निकालना है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर निकाल दो, और उसमें ऐड क्या कर दो, इसका मास इनटू इसका इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है, 2r/3 है, क्योंकि ये r/3 है तो टोटल r था, तो r में से r/3 निकाल दिया, तो बाकी इन दोनों इस सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क और सेंटर ऑफ द स्मॉलर डिस्क की दूरी कितनी रहेगी, 2r/3। तो इसको हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमने, तो हम देख लेते हैं हम कैसे प्रोसीड करते हैं। सो कमिंग टू आवर न्यूमेरिकल, द सॉल्यूशन इज, अभी सबसे पहले हमने इसका मास निकालना है। अब पहला क्वेश्चन अराइज हुआ कि अब इसका अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसका मास क्या है। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज πr²h। तो एक डिस्क है तो उसकी वॉल्यूम होती है πr²h। तो डिस्क में से छोटा सा पोर्शन निकाला गया तो इसकी वॉल्यूम कितनी है, तो बड़े की अगर πr²h है तो छोटे की है πr/3 का स्क्वायर इंटू h, तो वो हो गया πr²h/9। इसका मतलब बड़ी के मुकाबले इसकी वॉल्यूम कितनी है, 1/9 हो जाएगी। तो इस छोटे से डिस्क की वॉल्यूम है 1/9 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द बिगर डिस्क। तो अगर वॉल्यूम 1/9 है तो मटेरियल सेम है, डेंसिटी सेम है, तो इसका मास क्या होगा, इसका मास भी उसी रेशियो में हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा ऑफ द टोटल मास ऑफ द डिस्क। तो अगर बड़ी डिस्क का मास है 9m तो छोटी सी डिस्क का मास क्या हो जाएगा, 1/9 ऑफ 9m, दैट इज m। तो अल्टीमेटली इससे हमें मास पता लग गया। सो वॉल्यूम ऑफ द कट पोर्शन इज 1/9 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, hence mass of the cut portion is capital M because total mass given is 9m। तो इसका 9m का 1/9 क्या हो गया, m। तो छोटी सी डिस्क का मास हो गया m। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क विद स्मॉलर डिस्क रिमूव फ्रॉम इट हम कैसे निकालेंगे, वी विल फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क विदाउट होल अबाउट द गिवन एक्सिस थ्रू द सेंटर एंड देन सब्ट्रैक्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर डिस्क अबाउट द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क। तो
हम पहले बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं अबाउट द सेंटर, और उसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस माइनस कर देते हैं। तो बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर की वैल्यू है 1/2 mr²। तो हाफ mr² होता है, तो हाफ m इसका है 9m इंटू r²। माइनस क्या करना है, माइनस करना है छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो वो कैसे निकाल लेंगे, छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर, वो क्या आ जाएगा, हाफ mr² आ जाएगा। तो इसका m कितना है, कैपिटल M है, तो हाफ कैपिटल M इंटू आर का स्क्वायर, मतलब इसका रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का है r/3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ m r/3 का स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया छोटी डिस्क का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस स्मॉल डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो जैसे ये परपेंडिकुलर थी, इसी के पैरेलल एक्सिस है, और अब इसके अराउंड निकालना है, तो इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐड क्या कर देंगे, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर को ऐड कर देंगे, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही कहती थी हमें। तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर m इंटू 2r/3 का स्क्वायर ऐड कर दो, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया छोटी डिस्क का अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो हमने यहाँ पे स्पेशल लिख भी दिया, नोट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल डिस्क इज रिटन यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके हमने ये लिखा है, और ये हमारे पास टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जब उसमें से कोई पोर्शन कट नहीं किया गया, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास ये टोटल क्या आ जाएगा, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क व्हेन स्मॉल पोर्शन इज कट फ्रॉम इट। तो 9 mr²/2 आ गया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा m/2 r²/9, तो mr²/9 आ गया, तो माइनस mr²/9 इंटू 2, सॉरी ये 3 का स्क्वायर है, इंटू 2 करेंगे तो 18 आ गया, तो mr²/18 आ जाएगा, तो माइनस mr²/18। और अगला हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी m 2r/3 का स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर हो गया 4r²/9, तो 4mr²/9 आ गया, तो माइनस 4mr²/9। तो इनको एलसीएम ले लेंगे, 18 हमारे पास एलसीएम आ गया, तो दिस कम्स आउट टू बी 9 इंटू 9 81 mr² माइनस mr² माइनस 8 mr²। तो ये माइनस 9 mr² हो गया, इसमें से 81 में से गया तो 72 mr² आ गया, डिवाइडेड बाय 18, दिस विल बी कैंसल्ड आउट एट 4, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4 mr²। तो इसका मतलब बिगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ये पोर्शन इससे कट कर दिया गया, वो आया है 4 mr²। सो द आंसर C इज द करेक्ट। तो C आंसर हमारा राइट आंसर है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेज अ मास m is supported by a massless string wound around a uniform hollow cylinder of mass small m। तो एक मास एक स्ट्रिंग से एक सिलेंडर के साथ बांधा गया है, सिलेंडर होलो सिलेंडर है, उसका भी मास m है, और ये जो मास लटकाया गया है इसका भी मास m है, और ये सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल R। इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप द सिलेंडर ऑन द सिलेंडर विद व्हाट एक्सेलरेशन विल द मास फॉल ऑन रिलीज। तो जब इस मास को छोड़ दिया जाएगा तो ये मास कितनी एक्सेलरेशन से नीचे की ओर गिरेगा, ये हमने निकालना। तो हम ये देख रहे हैं कि अभी जब ये मास को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो अल्टीमेटली इसका वेट नीचे की ओर ऐड करेगा, दैट इज mg, और टेंशन ऊपर की ओर ऐड करेगी, दैट इज कैपिटल T। तो नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, mg माइनस टी। तो इतनी फोर्स इसको नीचे लगेगी, और उस फोर्स के कारण ये नीचे की ओर गिरेगा, तो इसमें एक्सेलरेशन कितनी आएगी, अगर a एक्सेलरेशन आएगी तो वो फोर्स किसके इक्वल होगी, ma की। तो इसका मतलब F इज इक्वल टू mg माइनस टी होगा, और F की वैल्यू होगी ma। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे फिर से मैंने फिगर बना दी है, mg नीचे की ओर ऐड कर रहा है, टेंशन ऊपर की ओर, तो नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन mg माइनस टी आ गया, और इस फोर्स के कारण ये नीचे की ओर गिरेगा, तो इसकी एक्सेलरेशन अगर a है तो वो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, ma के। तो ये इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दी। अभी हमने क्या देखा कि जब ये नीचे गिरा तो ये सिलेंडर रोटेट किया होगा, तो अगर ये रोटेट करेगा तो अल्टीमेटली इधर एक फोर्स लग रही है, और ये इसका रेडियस है, तो ये टेंशन और ये रेडियस, तो सेंटर के अराउंड इसका मोमेंट कितना होगा, तो सेंटर के अराउंड इसका मोमेंट होगा T इंटू आर, और ये फोर्स का मोमेंट इधर होगा, दैट इज अ टॉर्क। तो इस सिलेंडर पे, होलो सिलेंडर पे टॉर्क कितना लगेगा, टाओ, एंड टाओ की वैल्यू होती है आई अल्फा। तो टॉर्क की वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो टाओ होता है आई अल्फा, जहां पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो एक होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर इज mr²। तो यहाँ पर टी आर इसका मोमेंट हो गया,
इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये टी आर आ गया टॉर्क या मोमेंट ऑफ दिस टेंशन अबाउट द सेंटर, और मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर को टॉर्क कह दिया गया। टॉर्क आ गया आई अल्फा, और आई की वैल्यू है एम आर स्क्वायर, और अल्फा है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है बेटा आर अल्फा। तो अल्टीमेटली आर इंटू अल्फा, एक आर इधर से निकाल लेंगे हम, आर इंटू अल्फा जो होगा वो ए लिखा जाएगा, तो एम ए इंटू आर। तो टी आर इजिकल टू एम ए आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टी टेंशन की वैल्यू आ गई हमारे पास एम ए। तो ये टेंशन किसके इक्वल होगी, एम ए के इक्वल होगी। तो अल्टीमेटली अगर हम पहले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में इस टेंशन की वैल्यू पुट कर दो, तो एम जी माइनस एम ए इजिकल टू एम ए आ जाएगा। तो एम ए राइट हैंड साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, तो एम ए प्लस एम ए 2 एम ए हो जाएगा। तो एम जी इज इक्वल टू 2 एम ए, और एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी इज इक्वल टू 2 ए, और ए इज इक्वल टू जी बाई 2 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास जी बाई 2। इसका मतलब ये जो हमारा वेट है, जो मास है ये हमारा, ये मास नीचे की ओर कितनी एक्सेलरेशन जाएगा, जी बाई 2। तो द आंसर विल बी सी, द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। सो होपफुली अब ये आपको ये न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे, और इस टॉपिक में आप न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।